देश भर में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर आई है। केरलम में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। केरलम में मॉनसून 3 दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन अब झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 से 7 दिनों तक केरलम और तमिलनाडु के इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मॉनसून देश के बाकी हिस्सों में कब तक पहुंचेगा, कैसी रहेगी इस बार मॉनसून की चाल, इस बारे में मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की संवाददाता असीम मनचंदा ने। माने कि ऑनसेट हो गया है मानसून का केरल के अंदर, और क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, आज 4 जून को हमारा जो मानसून है केरला पे आ चुका है। उसके साथ ही आज की डेट में अगर आप फिगर में देखेंगे, मानसून ने पूरा केरला कवर कर लिया है और थोड़ा हिस्सा कर्नाटका का कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में कवर किया है, तमिलनाडु के हिस्से कवर किए हैं और कुछ बे ऑफ बंगाल के हिस्से कवर किए हैं। और अगर आने वाले दिनों की बात करें, एडवाइजरी की बात करें, तो हमारा अनुमान यह है कि वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी केरला के लिए, कोस्टल कर्नाटका के लिए आने वाले 6 से 7 दिन रहेगा। और इसके साथ ही कोंकण एरिया लगा लीजिए, जहाँ महाराष्ट्र के बाकी हिस्से, स्पेशली साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ भी आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। इसके साथ ही अगर आप बे ऑफ बंगाल की ब्रांच की बात करें, तो जहाँ भी हवाओं की गति थोड़ी बढ़ेगी, जो मानसूनल विंड्स हैं वो फेवरेबल होंगी, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का अनुमान है। सर, मैं अगर प्रोग्रेस की बात करूं तो महाराष्ट्र कब तक पहुंचेगा और मुंबई खासतौर पे कब तक पहुंचने का? हमारा ये है कि आने वाले 2 से 3 दिन ये इंटायर गोवा कवर कर लेगा। उसके साथ ही आगे थोड़ा महाराष्ट्र के हिस्से कवर करेगा। इसके लिए मुंबई के लिए हमारा अभी कोई डेट नहीं है। पूरे देश की बात करूं, खासतौर पे कि दिल्ली वाले बहुत गर्मी अभी लग रही है, उनको तो पूछना चाह रहे हैं कब तक दिल्ली पहुंचेगा मानसून? देखिए, अभी तो उसका डेट बहुत दूर है। हम जनरली क्या करते हैं, जैसे आज हमारा जहां ऑनसाइट हुआ, हम आने वाले 2 से 3 दिन 4 दिन का बताते हैं। इसका जैसे ही आगे आगे प्रोग्रेस करेंगे तो फिर हम आगे डेट देते हैं। और सर, दिल्ली में कोई गर्मी की राहत मिलेगी खासतौर पे? वो देख रहे हैं वेबसाइट? देखिए, अभी क्या है कि टेम्परेचर जरूर बढ़े हुए हैं। पहले तो सामान्य से काफी कम थे, अब सामान्य के पास आ रहे हैं। एज सच अनयूजुअल टेम्परेचर्स तो नहीं है कहीं पे भी, लेकिन अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहां भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट है, लाइट रेन रहने का अनुमान है। उसके बाद जैसे 4, 5, 6 को भी हल्का फुल्का रेनफॉल एनसीआर दिल्ली में। तो केरलम में मानसून ने दस्तक दे दी, और वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी दिल्ली में आंधी तूफान के बाद झमाझम बारिश देखने को मिली। आज दोपहर में आसमान में घने बादल छा गए और दिल्ली के कई इलाकों में दिन में ही शाम जैसा नजारा हो गया। बारिश होने से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। चलिए बढ़ते आगे, और अब आपको सीएनबीसी आवाज की एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताते हैं। सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशकों को राहत देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। पूरी खबर जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दरअसल जिस तरीके से विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उनको और ज़्यादा भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार बहुत जल्द एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। वो कदम ये हुआ कि सरकारी बॉन्ड में जो विदेशी निवेशक है, खासतौर से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है, एफपीआई हैं, उनके लिए टैक्स छूट सरकार दे सकती है। और उस टैक्स छूट को देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इस इनकम टैक्स में एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द इसके लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी बॉन्ड में अभी ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो उन पर भारी भरकम टैक्स लगता है। बॉन्ड पे निवेश करने पर उनको जो रिटर्न मिलता है, अगर वो 12 महीने से कम का रखते हैं पैसा, तो उनको 30 से 40% तक टैक्स देना पड़ता है, सारे सरचार्ज को मिला दिया जाए तो। अगर लॉन्ग टर्म यानी 12 महीने से ज़्यादा का रखते हैं तो उनको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है रिटर्न के ऊपर। और इतना ही नहीं, इसके अलावा 20% का विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो विदेशी निवेशक के लिए भारत के सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, जबकि इसी समय में अभी अमेरिका की जो स्थिति है, वहाँ के बॉन्ड में उनको पैसा लगाना ज़्यादा आसान होता है। तो ये यहाँ से पैसा निकाल करके वहाँ जा रहे हैं, तो उनको रोकने की तरफ एक बड़ा कदम है। अब बहुत जल्द जो सूत्र बता रहे हैं, अध्यादेश सरकार इस तरफ जारी कर सकती है।
लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस कदम से किस तरह से बड़ा फायदा किसको मिलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, दरअसल इस कदम की अभी सबसे ज़्यादा अहमियत इस वजह से है क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार को विदेशी मुद्रा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ऊंचे दाम पर सरकार को कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। कच्चा तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर फॉरेक्स रिजर्व, वो सरकार का बहुत ज़्यादा कम होने की स्थिति में पहुँच रहा है। तो सरकार चाहती है कि विदेशी निवेशक पैसा यहाँ लाएंगे तो डॉलर आएगा, तो डॉलर आएगा तो सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार जो आरबीआई का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। कच्चा तेल का इंपोर्ट हो, गैस का इंपोर्ट हो, ये करना आसान हो जाएगा। अब सवाल उठता है डॉलर कैसे आएगा? डॉलर तभी आएगा जब बाहर के निवेशक भारत में पैसा लगाएंगे। तो उस पैसा को कैसे लगाया जाए? तो सरकारी बॉन्ड एक ऐसा जरिया दिखा है जहाँ पर सरकार अगर टैक्स छूट देती है तो दूसरे देशों के मुकाबले भारत के सरकारी बॉन्ड ज़्यादा आकर्षक हो जाएंगे और विदेशी निवेशक यहाँ पर पैसा लगाएंगे। और ये इस वजह से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ महीनों में, अगर पूरे साल भर की इस साल की बात करें तो हमने देखा आंकड़ों के हिसाब से तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का एफपीआई यहां से निकल चुका है। एफपीआई अपना पैसा निकाल चुके हैं। तो ये सिलसिला रुक जाए और विदेशी निवेशक ज़्यादा आए, इसलिए एक कदम उठाया गया है ताकि विदेशी मुद्रा अपने पास पर्याप्त रहे और अभी महंगे दाम पर ही सही कच्चा तेल गैस खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। बैंक निफ्टी निचले स्तर से करीब 1% सुधर कर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स की बात करें तो इनमें खरीदारी देखने को मिली। बाजार का पूरा अपडेट अब बता रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स के वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों की शुरुआत जो है कमजोर हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सरकार एफआईआईज निवेश पर टैक्स पर कुछ राहत दे सकती है। वहां से बाजार संभले और एक रेंज बाउंड कारोबार करते हुए भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग हुई है और निफ्टी बैंक में रिकवरी काफी अच्छी थी। 121 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक यहाँ पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप ने आज आउट परफॉर्मेंस दी है मार्केट को और काफी अच्छे मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स, निफ्टी एनर्जी, कैपिटल मार्केट शेयर, डिफेंस शेयर, पीएसयू बैंक और फार्मा काउंटर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को लीड किया है। अगर बात करें लूजर साइड की तो यहाँ पर आईटी इंडेक्स में गिरावट देखी गई और इसके अलावा मेटल पैक्स में भी कमजोरी देखी गई। हालांकि निचले स्तरों से यहाँ पर भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अगर आज के बढ़ने वाले शेयर्स की बात की जाए निफ्टी में तो यहाँ पर क्लियरली टाइटन, एटर्नल, कोल इंडिया, आईटीसी, अदानी एंटरप्राइजेज और सिप्ला जैसे शेयर्स थे जिन्होंने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर लूजर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर इन्फोसिस आईटी पैक से, बजाज फिनसर्व, मेटल पैक से हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई लाइफ और एचसीएल टेक जैसे काउंटर थे जिन्होंने बाजार को आज कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दी है। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। चलिए आपको बता दें, मारुति सुजुकी ने आज देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की है। मारुति ने वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की जो 100% एथेनॉल पर चल सकती है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। इस मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। फ्लेक्स फ्यूल कार एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल की अलग अलग वैरायटी को खुद पहचान कर अपने इंजन को एडजस्ट कर सकती है। मतलब इसमें E20 से लेकर E85 और कुछ मामलों में E100 पेट्रोल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल देश भर में E20 पेट्रोल मिल रहा है और अब एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, सरकार फ्लेक्स फ्यूल स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाने जा रही है। तो देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल मारुति वैगनआर के बारे में डिटेल दे रहे हैं रोहन सिंह। ये कार बहुत खास है क्योंकि ये है देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। फ्लेक्स फ्यूल यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल ऑप्शंस के साथ चलने वाली कार। मारुति सुजुकी ने अपनी मास मार्केट मॉडल वैगनआर का फ्लेक्स फ्यूल अवतार उतारा है। सब कुछ आप देख सकते हैं सेम है, एक आम वैगनआर के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें सब कुछ आपको सेम दिखेगा। डायमेंशन सेम है, फीचर सेम है, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ आपको यहाँ पे सिमिलर दिखेगा। अंतर सिर्फ इंजन में है और अंतर ये है कि ये इसका जो इंजन है ये मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस के साथ चल सकता है।
है। इसका इंजन खासतौर पर डिजाइन किया गया है अलग अलग फ्यूल ब्लेंड को डिटेक्ट करने के लिए। इथेनॉल की ब्लेंडिंग चाहे वो 20% की हो या 25% की हो या 30% की हो या फिर 85% की हो, ये कार किसी भी ब्लेंड पे चल सकती है। इनफैक्ट टेक्निकली ये 100% प्योर इथेनॉल पे भी चल सकती है, लेकिन सरकार के जो रेगुलेशन है वो अभी तक 85% को अलाउ करते हैं। इसलिए ये क्लेम कर रही है E20 से लेकर E85 तक कंपैटिबल होने का। फिलहाल कीमतों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा की जा सकती है। इस कार को डिस्प्ले किया जा चुका है इससे पहले कई सारे ऑटो एक्सपो में, लेकिन फाइनली अब ये लॉन्च हो चुकी है, यानी कि अब ये अवेलेबल होगी। अगले कुछ दिनों में जो मारुति के शोरूम्स है वहां पे लोग खरीद सकेंगे। और चूंकि सरकार बहुत तेजी से रोल आउट करना चाह रही है फ्लेक्स फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है उसको, तो ये कुछ पहली गाड़ियों में से होगी जो फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। रोहन सिंह, दिल्ली। साथ ही आपको बता दें, इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार 2027 तक देश भर में 5000 फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन शुरू करना चाहती है। और साथ ही ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई कि इस साल के आखिर तक देश के बड़े शहरों में 500 फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन खुल जाएंगे। In the beginning, we'll have about 50 to 100 dispensing stations, outlets in Delhi, NCR, and Mumbai, Pune, Nagpur corridor. These will expand to 500 by December this year, and approximately, God willing, to 5,000 outlets across major cities by end of next year. So I think your persistence, your perseverance has prevailed, and I think we are looking to a remarkable new chapter in our energy transition, and where the Urja Data and Annadata, their efforts will combine. इसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब सस्टेनेबल एटीएफ पर नीति बनाने की जरूरत है। भारत के पास एथेनॉल की क्षमता है और इसका उपयोग एटीएफ में भी होना चाहिए। कल बहुत अच्छा निर्णय पुरी साहब के मंत्रालय ने लिया है कि जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसके रेट बहुत बढ़ गए हैं, 180 रुपये लीटर तक गए, और इसलिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक फंड निर्माण हुआ है 10,000 करोड़ का, और 115 रुपये उसकी प्राइस फिक्स की गई है। मैं आदरणीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि निश्चित रूप से 115 की रेट में अब इंडिया में ये ऐसे बनाना वायबल होगा, क्योंकि आपके ही हम लोग मक्के से इथेनॉल बना रहे हैं, हम ब्रोकन राइस से इथेनॉल बना रहे हैं, हम बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं नुमालीगढ़ में, हम परली से इथेनॉल बना रहे हैं पानीपत में, इंडियन ऑयल ही कर रही है। और वहाँ केवल इथेनॉल नहीं बना रहे हैं, तो 150 टन बायो बिटुमिन भी बना रहे हैं, और 78,000 टन पर ईयर ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बना रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आज हम एविएशन फ्यूल के कारण बहुत त्रस्त हैं, पर पुरी साहब, हमारे देश में इतनी ताकत है कि इसकी भी नीति अगर बन जाएगी तो हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को इंपोर्ट करने वाले नहीं तो एक्सपोर्ट करने वाला देश 2 साल में बन सकते हैं। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन पोर्टल में आज भी छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीबीएसई का कहना है कि हैकर्स लगातार इस पोर्टल में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि साइबर अटैक के लिए क्लाउडी समेत कई एआई टूल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सीबीएसई मामले में पूरा अपडेट बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, आज तीसरा दिन है इस पोर्टल को खुले हुए। कल करीब 56,000 से ज्यादा छात्रों ने एप्लीकेशन दर्ज किया था इस पोर्टल के जरिए, और आज भी सुबह से ही इस पोर्टल पे काफी ज्यादा ट्रैफिक है। हजारों छात्र जो है अब तक एप्लीकेशन दर्ज कर चुके हैं। हालांकि इस पोर्टल की सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर खामियां सामने आई हैं। सुबह से जो छात्र हैं वो भी कई तरह की दिक्कतों की बात कर रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि स्क्रीन लॉग आउट हो जा रहा है, स्क्रीन ब्लैंक हो जा रही है। कुछ छात्रों ने पेमेंट संबंधित दिक्कतों की भी बात कही है सोशल मीडिया की जरिए। वहीं एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, जो आईआईटी का पैनल, जिसमें कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स हैं, जो इसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, उसने कुछ चौंकाने वाली बातें कही हैं। उनका कहना है कि जो इस पोर्टल को हैक करने की कोशिश की जा रही है
उसमें बहुत बड़ी संख्या में AI टूल्स, इसमें खासतौर पर क्लॉड जैसे AI टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने भी कहा है कि जो वेंडर है इस पूरे OSM पोर्टल का, उस कोएम्प्ट एजुटेक, उसमें भी कई तरह की जो गंभीर सुरक्षा संबंधी, साइबर सुरक्षा संबंधी खामियां हैं वो पता चली हैं। साथ ही जो JEE का एडवांस पोर्टल है उसमें भी कुछ इस तरह की खामियां पता चली है। साथ ही सरकार ने जितने भी विभाग हैं उन्होंने साइबर हाइजीन मेंटेन करने की बात कही है। CBSE का कहना है कि उन्होंने एक बड़ा साइबर अटैक को जो है रोका है, उसमें कि 38 लाख पैकेट वाले DOS अटैक को नाकाम किया गया है। CBSE का कहना है कि लगातार जो निगरानी है वो बढ़ाई जा रही है, लेकिन साथ ही जो साइबर अपराधी हैं वो भी लगातार कोशिशें किए जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं रेल यात्रियों से जुड़ी एक बड़ी खबर। ट्रेनों में परोसे जाने वाले खाने पर अब AI की पैनी नजर है। खाने से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए IRCTC ने देश भर में 800 से ज्यादा बेस किचन में AI से लैस कैमरे लगाए हैं, जो खाना बनाते वक्त आसपास मक्खी, कॉकरोच या गंदगी दिखने पर या फिर किचन स्टाफ बिना हेयरनेट या ग्लव्स के पहने दिखने पर फौरन अलर्ट भेजेगा। खास बात यह है कि इन AI कैमरों की लाइव फीड की 24 घंटे मॉनिटरिंग करने के लिए बाकायदा IRCTC मुख्यालय में हाईटेक वॉर रूम भी बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में होटल अग्निकांड की, जिसमें 21 मौतों के बाद आखिर दिल्ली सरकार जागी है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच की बात कही है। गिरफ्तार होटल मालिक को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ज्वाइंट कमेटी बनाकर दिल्ली में अवैध निर्माण की सीलिंग शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का जायजा लिया, उनसे बातचीत की और साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायल लोगों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया। इधर पुलिस की जांच में दिल्ली के होटल में गंभीर लापरवाही सामने आई है। होटल का एग्जिट गेट बंद होने से लेकर कमरे में गैस स्टोव रखे जाने की बात भी सामने निकल कर आ रही है। होटल बिना फायर NOC के चल रहा था। इसके अलावा 6 कमरों की इजाजत के बावजूद बनाए गए थे 25 कमरे। वेंटिलेशन और इमरजेंसी एग्जिट का इंतजाम भी इस होटल में कहीं नहीं दिखा। वहीं बात करें बिहार के मुजफ्फरपुर में, तो यहां भी एक अस्पताल के ICU में आग लगने से 5 मरीजों की जान चली गई। हालांकि मौत का आंकड़ा 10 बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी 5 मौतों की ही पुष्टि हुई है। 15 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मामले की अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लेती सरकार? तो जरूर देखिए शाम 7:57 पर लापरवाही की आग। और अब एक दुखद खबर। सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी नहीं रहे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में आज उनका निधन हो गया। वो 76 साल के थे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। पिछले 4 महीने से उनका इलाज चल रहा था। पहलाज निहलानी बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता माने जाते थे। उन्होंने आंखें, शोला और शबनम, अंदाज, तलाश, रंगीला राजा जैसी फिल्में बनाई। इसके अलावा गोविंदा, चंकी पांडे समेत कई कलाकारों को बॉलीवुड में लॉन्च करने में उनका बड़ा रोल रहा है। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर तीसरी महिला और हर चौथा पुरुष या तो ओवरवेट है या फिर ओबीस है। ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, बीमारियों को न्योता देने वाली बात भी है। तो कैसे निपटे इस महामारी से, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। देश की टेंशन, बढ़ता वजन, शाम 5:57 पर। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।